अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान अदबी फोरम में खुश आमदीद। हम इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोस पेश करते हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से 10 बड़े शहरों का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे और बाद में हम हर शहर की तफसीलात पर मबनी वीडियोस अलग अलग शहरों के नाम से पेश करेंगे। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। नंबर 1, कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहेरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़े है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दार अल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर व तरक्की की बुनियादें डाले। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ-आमोज़ ममलकत का दार अल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दुखूल हुआ। पाकिस्तान का दार अल हुकूमत और बैन अल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गईं। 1959 में पाकिस्तान के दार अल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। नंबर 2, लाहौर। सूबा पंजाब पाकिस्तान का दार अल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज और पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर कहा जाता है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़े है। इस शहर की आबादी 1 करोड़ के करीब है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर के रिवायती जोश और जज्बे के बाइस इसे वजह तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर की इंतहाई कदीम तारीख हजारों साल पर फैली हुई है। पुराणों के मुताबिक राम के बेटे राजा लो ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला बनवाया। 10वीं सदी तक ये शहर हिंदू राजाओं के ज़ेरे तसल्लुत रहा। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके अयाज को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया और लाहौर को इस्लाम से रोशनास कराया। शहाब अल दीन गौरी ने 1186 में लाहौर को फतह किया। बाद अज़ां ये ख़ानदान गुलामा के हाथों में आ गया। 1290 में खिलजी ख़ानदान, 1320 में तुगलक ख़ानदान, 1414 सैयद ख़ानदान, 1451 लोधी ख़ानदान के तहत रहा। ज़हीर अल दीन बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में मुग़लिया सल्तनत वजूद में आई। मुग़लों ने अपने दौर में लाहौर में अजीम अलशान इमारत तामीर करवाईं और कई बागात लगवाए। अकबर आज़म ने शाही किला को असरेनो तामीर करवाया। शाहजहां ने शालामार बाग तामीर करवाया, जो अपनी मिसाल अब है। 1646 में शहजादी जहां आरा ने दरियाए रावी के किनारे चौबुर्जी बाग तामीर करवाया, जिसका बैरूनी दरवाज़ा आज भी मौजूद है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने शाही किला के सामने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। 1739 में नादिर शाह और 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा जमाया। बाद अज़ां 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। सिख दौर में मुग़लिया दौर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी बेहुरमती की गई। अंग्रेज़ों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। लाहौर को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ कि 30 मार्च 1940 को अल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायदे-ए-आज़म के ज़ेर सदारत करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को अपना अलग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। फरवरी 1974 में इस शहर ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। कदीम लाहौर शाही किला के साथ वाक़े है, जिसे अंदरून लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर के गिर्द एक फसील मौजूद थी, जिसमें 13 दरवाजे थे, जो कि सिखों के दौर तक गुरूब आफ्ताब के साथ बंद कर दिए जाते थे। इनमें से कुछ दरवाजे अब भी मौजूद हैं। 13 दरवाज़ों के नाम भाटी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, शीरानवाला दरवाज़ा,
کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، دہلی دروازہ، روشنائی دروازہ، ٹکسالی دروازہ، موری دروازہ ہے۔ 20ویں صدی میں قدیم لاہور کے مضافات میں کئی جدید بستیوں کا اضافہ ہوا جو کہ اب بھی جاری ہے۔ اردو کے نامور مزاح نگار پطرس بخاری نے اپنے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں اس کا حدود اربع یوں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہے۔ گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ لاہور کے قریب شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے جو سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں ضلع شیخوپورہ، مشرق میں واہگہ اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی لاہور کے شمال مغرب میں بہتا ہے۔ نمبر 3 فیصل آباد پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک صنعتی شہر ہے جو ٹیکسٹائل کا ہب ہے۔ یہ کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس کا پس منظر قدیم ترین تہذیب تمدن ٹیکسلا اور گندھارا میں لکھی گئی رگ وید جو 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا ذکر کرتی ہے، جس نے پوری دنیا کے فاتحین کو اپنی طرف کھینچا۔ عظیم سارس سے لے کر اسکندر اعظم تک ترتیب وار دیگر حملہ آوروں کے بعد مغلوں نے اپنی سلطنت کا قیام کیا۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے راولپنڈی اور سرحدی علاقوں کے بعد محبت کی دیوی ہیر کے دریا چناب جس پر پنجاب میں اپنی داغ بیل ڈالی۔ برصغیر کے تاریخی نسلوں بھٹی، راجپوت اور سیال اور سکھوں کے تاریخی پس منظر کے باعث 1860 عیسوی چناب کے ڈیلٹا سے بنے سرسبز و شاداب پنجاب کے شیشم کے گھنے جنگلات کو بڑی بے دردی سے صفایا کر کے انگلستان کے حاکم وقت نے لالپور کی بنیاد بدست کیپٹن پوپ ہم ینگ نے اپنی نگرانی میں شہر کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے یونین فلیگ کی طرز پر رکھوایا اور یہاں کی شب کی لکڑی لندن اور برطانیہ کی تائزین و آرائش کے لیے یورپ بھیج دیں گی۔ اب دیکھنے میں یہ شہر ایک مکعب کی صورت میں ڈیزائن ہو گیا۔ اس کے 8 بازاروں کا اپنا انفردی طرز ہے۔ بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر یہاں کی پہچان کلاک ٹاور ہے۔ اس ڈیزائن میں لالپور کا رقبہ 110 ایکڑ تھا، لیکن آبادی کے اضافے کے ساتھ 8 بازاروں کے باہر بھی رہائشی علاقوں کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا۔ پورے پنجاب سے یہاں نئی آباد کاری شروع ہوئی۔ 2 اہم رہائشی علاقے ڈگلس پورہ اور گرو نانک پورہ۔ لالپور جن میں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی اور آبادی کا تناسب تقریباً 15% مسلمان اور 85% ہندو اور سکھ قیام پاکستان تک باہمی طور پر رہائش پذیر تھے۔ قیام پاکستان سے 1971 تک لالپور کی شہرت ایشیا کے ایک بڑے گاؤں جیسی تھی۔ صدر پاکستان ایوب خان نے اور وزیر اعظم ذو الفقار علی بھٹو نے اس شہر کو ٹیکسٹائل کے صنعتی انقلاب سے نوازا۔ اس کا سابق نام لائل پور تھا۔ 1979 میں سعودی عرب کے سابق بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ شہرآفاق قوال و موسیقار نصرت فتح علی خان کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ نمبر 4 راولپنڈی صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹیویر میں واقع ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر پاکستانی فوج کا صدر مقام بھی ہے اور 1960 میں جب موجودہ دارالحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا، ان دنوں میں قائم مقام دارالحکومت کا اعزاز راولپنڈی کو ہی حاصل تھا۔ راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے 5 کلومیٹر، لاہور سے 275 کلومیٹر، کراچی سے 1540 کلومیٹر، پشاور سے 160 کلومیٹر اور کوئٹہ سے 1440 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ راولپنڈی میٹروپولیٹن کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 34,61,806 ہے۔ مردم شماری کے مطابق راولپنڈی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بہت سے کارخانوں کا گھر ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ راولپنڈی شہر میں واقع ہے اور یہ ایئرپورٹ راولپنڈی شہر کے ساتھ ساتھ دارالحکومت اسلام آباد کی بھی خدمت کرتا ہے۔ راولپنڈی کی مشہور سڑک مری روڈ ہمیشہ ہی سے سیاسی جلسے جلوسوں کا مرکز رہی ہے۔ راولپنڈی مری، نتھیا گلی، ایبیا، ایبٹ آباد اور شمالی علاقہ جات سوات، کاغان، گلگت، ہنزا، سکردو اور چترال جانے والے سیاحوں کا 20 کیمپ ہے۔ نالا لئی،
अपने सैलाबी रेलों की वजह से बहुत मशहूर है, जो रावलपिंडी शहर के बीचों बीच बहता हुआ रावलपिंडी को दो हिस्से रावलपिंडी शहर और रावलपिंडी कैंट में तकसीम करता है। तारीख बताती है कि नाला लई का पानी कभी इतना साफ शफाफ और खालिस था कि उसे पिया जा सके, लेकिन अब ये घरों से खारिज होने वाले फुजले और कारखानों से बहने वाले कीमियाई मादवे के सबब इस दर्जा गलीज हो गया है कि इसके करीब से गुजरना मुहाल है। नंबर 5 गुजरांवाला। शुमाली पंजाब पाकिस्तान का एक सनती और ज़री डिवीज़न है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी के लिहाज से गुजरांवाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद मुल्क का चौथा बड़ा डिवीज़न है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है। इसका पाकिस्तान की मजमूई GDP में हिस्सा 5% है। गुजरांवाला डिवीज़न को सूबे का दर्जा देने के लिए तहरीक सूबा गुज्जर सत्तान गुजरांवाला बहुत सरगर्म है। गुज्जर सत्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा गिल रहमान हमदर्द का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दिया जाए और गुजरांवाला डिवीज़न को भी गुजरांवाला सूबे का दर्जा दिया जाए। इससे गुज्जर कौम को पाकिस्तान में अपनी शनाख्त मिल जाएगी। नंबर 6 पेशावर पाकिस्तान का एक कदीम शहर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम है। वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों का इंतज़ामी मरकज़ भी यही है। बड़ी वादी में बना ये शहर दर्रा खैबर के मशरक़ी सिरे पर वाक़े है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद इसके पास ही है। वस्त एशिया और जनूबी एशिया की अहम गुज़रगाहों पर वाक़े ये शहर इलाके के बड़े शहरों में से एक और सकाफ़ती लिहाज से मुतनव्वे है। पेशावर में आबपाशी के लिए दरियाए काबुल और दरियाए कुण से निकलने वाली नहरें गुजरती हैं। पेशावर पाकिस्तान के नस्ली और लिसानी एतबार से मुतनव्वे तरीन शहरों में से एक है। इसकी शहरी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजूहात इर्द गिर्द के देहात और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे छोटे शहरों की मकामी आबादी का रोजगार के सिलसिले में बड़े शहर को मुंतकिली, तालीम और दीगर खिदमात शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में फौजी कार्रवाइयों और अफगान मुहाजिरीन की आमद से भी यहाँ की आबादी बहुत बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी, सियासी और कारोबारी एतबार से पेशावर सबसे आगे है और इलाके के तरक्की याफ्ता तरीन शहरों में से एक है। पाकिस्तान में तिब और तालीम के हवाले से बेहतरीन तालीमी इदारों में से कई पेशावर में कायम है। खाना व मरदमशुमारी पाकिस्तान 2017 के मुताबिक पेशावर की आबादी 19,70,042 है, जो से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर बनाती है। नंबर 7 मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। ये शहर दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पंजाहे अक्सरियत में है। पंजाबी का लहजा मुल्तानी डिरवी पंजाबी कसरत से बोला जाता है। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाआबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल है। नंबर 8 हैदराबाद पाकिस्तानी सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। ये 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा था और अब एक ज़िला की हैसियत रखता है। तक़सीम हिंद से क़ब्ल हैदराबाद एक निहायत खूबसूरत शहर था और उसकी सड़कें रोज़ गुलाब के अरक से नहलाई जाती थीं। बाद अज़ बरतानवी राज ये अपनी पहचान खोता रहा और अब उसकी तारीखी इमारत खंडर में तब्दील हो गई हैं। सियासी एतबार से हैदराबाद को एक अहम मकाम हासिल है, क्योंकि ये शहरी और देहाती सिंध के दरमियान एक दरवाजे की हैसियत रखता है। यहाँ कई आलम और सूफी दरवेशों की पैदाइश हुई है और इस शहर की सकाफत इस बात की वजाहत करती है। इसके साथ साथ हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह है। ये शहर पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन तारीखी व तहजीबी अनासिर के पास वक़ू है। तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर अमरी है, जहाँ हड़प्पा की सकाफत से भी कब्ल एक कदीम तहजीब की दरियाफ्त की गई है। जहाँ ये शहर अपनी तहजीब व तमद्दुन के लिए जाना जाता है, वहाँ उसके मेडिकल और तालीमी इदारे भी बहुत जाने माने हैं। हैदराबाद में तकसीम हिंद के बाद बना गई सबसे पहली यूनिवर्सिटी का क़याम है। नंबर 9 इस्लामाबाद 1958 तक पाकिस्तान का दार अल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और मुआशियात की वजह से दार अल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में इस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया।
इस नए दारुल हुकूमत के लिए जमीन का इंतजाम किया गया, जिसमें सूबा पख्तूनख्वा और पंजाब से जमीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज हुआ। शहर की तर्ज तामीर का ज्यादातर काम यूनानी शहरी मंसूबादान कॉन्स्टेंटिनोस डोक्सियादिस ने किया। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी भी की। अक्टूबर 2005 के कश्मीर के ज़लज़ले में शहर को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ा और फिर जुलाई 2007 में लाल मस्जिद के मुहासरे समेत जून 2008 में दहशतगर्दी के वाक़यात की एक सिलसिले का सामना भी करना पड़ा। डेनमार्क के सिफारत खाने पर बम हमला और सितंबर 2008 मेरिट होटल बम धमाके भी इसी शहर में हुए। 28 जुलाई को एयरब्लू की परवाज़ 202 और भोजा एयर की परवाज़ के अलमनाक फ़िज़ाई हादसात भी इस्लामाबाद में हुए। नंबर 10 क्वेटा। क्वेटा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का सदर मकाम और सबसे बड़ा शहर है। क्वेटा बलोची लफ्ज़ कोतह से निकला है, जिसके लुग़वी मान वादी के है। क्वेटा शहर सतह समंदर से तकरीबन 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और अपने बेहतरीन मेयार के फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है, जहां सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। क्वेटा शाल कोट एक पुराना शहर है, जिसके नाम का लुग़वी मान कला के है। ख्याल है कि ये नाम किसी कला की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से पड़ा कि क्वेटा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, जिससे वो एक कुदरती कला है। इसके अतराफ में जो पहाड़ हैं, उनके नाम चिल्तन, जरगौन और महदार है। सब पहाड़ बुनियादी तौर पर खुश्क हैं। क्वेटा कदीम शहर है, जिसके वजूद का सबूत 6ठी सदी ईस्वी से मिलता है। उस वक्त ये ईरान की सासानी सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो ये इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी की फतूहात में क्वेटा का जिक्र मिलता है। इसके बाद एक ख्याल के मुताबिक कांसी कबीला के अफराद ने तख्त सुलेमान से आकर क्वेटा में बड़ी तादाद में सुकूनत इख्तियार की। 1543 में मुग़ल शहंशाह हुमायूं जब शेर शाह सौरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हो रहा था तो यहाँ कुछ अरसा क़याम किया था और जाते हुए अपने बेटे अकबर को यहीं छोड़ गया, जो 2 साल तक यहीं रहा। 1556 तक क्वेटा मुग़ल सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके बाद ईरानी सल्तनत का हिस्सा बना। 1595 में दोबारा शहंशाह अकबर ने क्वेटा को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1730 के बाद ये रियासत क़लात में शामिल रहा। 1828 में एक यूरोपी मुसाफिर के मुताबिक क्वेटा के इर्द गिर्द मिट्टी की एक बड़ी दीवार थी, जिसने इसे एक कला की शक्ल दे दी थी और इसमें तकरीबन 300 घर आबाद थे। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तिला आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अब अपने मेज़बान ज़िया साबरी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।